नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि पिछली बार हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में जाना था, तो आइए इस बार उस विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक दूसरी भौतिक राशि है जिसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। विद्युत फ्लक्स को हम ऐसे समझेंगे जैसे कि जब पानी से छिड़काव किया जाता है किसी पाइप के द्वारा, तो पानी की धार उस पाइप के मुंह से चारों तरफ को निकलती है। और अब आप मान लीजिए कोई एक रिंग लें और उस रिंग को इसके मुंह पर रखें, तो आप देखेंगे कि इस रिंग से सारी धाराएं गुजर गई। तो हम कहेंगे रिंग से पानी की सभी धाराएं पास हो गई। लेकिन उस रिंग को अगर हम आगे ले जाएं थोड़ा सा, तो फिर जिस तरीके से हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखी थी, उसी तरीके से पानी की धाराएं यहाँ कम कम हो जाएंगी, क्योंकि कुछ बाहर रह जाएंगी। तो हम कहेंगे इससे पानी की धाराओं की मात्रा घट गई। और अगर यहीं पर इसी स्थान पर हम इस रिंग को थोड़ा सा 90 डिग्री रोटेट करा दें, तो उस स्थिति में आप देखिए सारी धाराएं या तो आधी ऊपर निकल जाएंगी या नीचे निकल जाएंगी, इसके भीतर से एक भी नहीं जाएगी। तो अलग क्षेत्र की यानी कि किसी सतह की अलग अलग स्थिति के कारण उस स्थान से गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाएं हैं, वो उस सतह से उसकी स्थिति और उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करते हुए उनमें से अलग अलग मात्रा में से गुजर सकती हैं। तो हम कहते हैं कि वहाँ विद्युत फ्लक्स की मात्रा भिन्न है, विद्युत फ्लक्स की मात्रा अलग अलग है। और वो किस तरह से काउंट होगी कि अगर मान लीजिए किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने इस तरह से दर्शाई है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने पीछे समझा था, मैं एक चीज़ और याद दिला दूं आपको कि अगर इसको हम 3 तरीके से दर्शा सकते हैं। मान लीजिए एक तरीका ये है, इसमें आप देख रहे हैं सभी क्षेत्र रेखाएं अपसारित हो रही हैं। एक तरीका ये है जिसमें कि ये अभिसारित हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं। और एक तरीका ये है जिसमें वो एक दूसरे के समानांतर हैं। तो जब ये स्थिति बने तो इस निश्चित ही समझ लीजिए कि ये चूंकि किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती प्रतीत हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये वहाँ कहीं धनावेश रखा हुआ है। और अगर ये इकट्ठी हो रही हैं तो इसका मतलब जिस बिंदु पर ये इकट्ठी होने जा रही हैं, समझिए वहाँ पर ऋणावेश रखा हुआ है। और अगर ये समानांतर हैं तो समझिए दोनों तरफ धन और ऋण आवेश इस तरह से बटा हुआ है कि सभी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। अब मान लीजिए मैंने एक तरीके से ये पानी की धारा के रूप में विद्युत क्षेत्र रेखाएं ली हैं। अब यहाँ कोई एक मैंने सतह इस तरीके से ली है, और उस सतह को आप देख रहे हैं कि अगर इस सतह के किसी बिंदु पर मैं अभिलंब खड़ा करूं तो वो ये दर्शाया जाएगा। तो सतह को यहाँ पर हम, चूंकि सतह को अलग अलग एंगल पर रखने पर ये लाइन जो इसके लंबवत जा रही है ये अलग अलग दिशाओं में जाएगी, इसलिए हम सतह के क्षेत्रफल को सदिश रूप में लेंगे। और अगर इस सतह का मापांक डेल्टा एस है तो इसकी सतह की जो दिशा होगी वो ठीक इसके लंबवत होगी, और इसको हम कहेंगे डेल्टा एस वेक्टर। अब आप कहेंगे लंबवत लाइन तो इधर भी हो सकती है। तो किसी भी बंद आकृति के लिए, जैसे आपकी बॉल है या कोई बेलन है, कोई भी बंद आकृति है, तो उसके किसी भी बिंदु, छोटा सा कोई हम एलिमेंट्री सरफेस लें, तो उस बिंदु पर अगर हम अभिलंब खड़ा करेंगे तो वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो हम डेल्टा एस की दिशा को किसी बंद सतह के लिए हमेशा उस सतह से बाहर की ओर निकलती हुई दिखाएंगे। यानी कि यहाँ अगर कोई एलिमेंट्री सरफेस है तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, तो हम डेल्टा एस वेक्टर को ये दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ एक रिंग ली है, उसकी अपनी एक सरफेस की डायरेक्शन, उसके लंबवत डेल्टा एस ये है, तो ये इसके वेक्टर डेल्टा एस को शो कर रहा है। उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, और ई और डेल्टा एस ये दोनों दिशाएं एक दूसरे से थीटा कोण बना रही हैं। तो विद्युत फ्लक्स की माप जो हम करते हैं, इस सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, उसको हम कहेंगे डेल्टा फाई। उसका मान होगा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई डॉट उस स्थान ये वेक्टर और सतह का क्षेत्रफल यानी कि डेल्टा एस। इस सूत्र के द्वारा हम उस स्थान पर उस सतह से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, और संख्या मैंने बताया कि संख्या की कोई लिमिट नहीं है, तो उस संख्या को हम बदल रहे हैं विद्युत फ्लक्स में कि उस सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। अगर कोई ऐसी सरफेस है जिस पर कि चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मान लीजिए होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे एलिमेंट्री सरफेस काट लीजिए, और सभी के कारण उस स्थान पर जो क्षेत्र गुजर रहा होगा,
हर एक सतह के लिए हम अलग अलग निकालेंगे और इसका तरीका ये होगा कि हम एलिमेंट्री सरफेस डेल्टा एस टेंस टू 0 लेते हुए सीधा हम अब की बार डेल्टा फाई की बजाय हम डी फाई, जो डेल्टा उस छोटी सी एलिमेंट्री सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स होगा वो हो जाएगा उस स्थिति में ई डॉट डी एस, और ये हो जाएगा ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। और जब आपका एलिमेंट्री फ्लक्स पास हो गया उस स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा अपने एलिमेंट्री सरफेस ली है, तो इसी तरीके से दूसरी, इसी तरीके से तीसरी, तो सबसे कैलकुलेट करने के लिए हम सीधा इंटीग्रल कर देंगे। तो नेट फ्लक्स जो होगा टोटल होल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स वो हो जाएगा इस तरह के सभी फ्लक्स का इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये हमारा तरीका होगा। फाइनाइट सरफेस है, कोई निश्चित आकार की सरफेस है तो आप सीधा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर होमोजीनियसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तब उस केस में या कोई सरफेस आपकी क्लोज सरफेस है तो उस स्थिति में हम इंटीग्रेशन मेथड से उस सतह से गुजरने वाला नेट फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो ये तरीका होगा फ्लक्स ज्ञात करने का, और इस आधार पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। जब हम आगे गॉस थ्योरम आपको समझाएंगे तो गॉस थ्योरम में हम समझेंगे कि विद्युत फ्लक्स के माध्यम से ही हम किसी भी ऐसी सतह जिन पर आवेश वितरित होता है, उन चाहे एक समान रूप से है या असमान रूप से, तो उनके कारण उनके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से मापी जाए, वहाँ हमारा ये विद्युत फ्लक्स उसका हम उपयोग करेंगे। तो आइए इसके बाद अब हम एक दूसरे टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, समान मात्रा वाले विजातीय दो आवेशों से बने हुए निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और उसी मात्रा का एक नेगेटिव चार्ज है और वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, तो इस सिस्टम को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा नमक का अणु NaCl, जिसमें हमारा सोडियम धनायन है और क्लोराइड ऋणायन है, और ये दोनों आयन एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहते हैं, इसलिए ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है। इसमें इस द्विध्रुव का जो केंद्र है, इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो इस द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है, और इनके बीच की दूरी को यदि हम 2a से प्रदर्शित करें, जिसमें कि इसके केंद्र से दोनों आवेशों के बीच की दूरी a है, तो इस 2a को द्विध्रुव की लंबाई कहा जाता है। और अपने आप में द्विध्रुव का एक से जुड़ी हुई एक भौतिक राशि है जिसे हम कहते हैं उस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट उसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। ये अपने आप में एक सदिश राशि है। तो इस डाइपोल की अपनी एक दिशा होती है जो ऋण आवेश से धनावेश की ओर इंगित होती है, यानी कि यहाँ हमारा जो डाइपोल है उसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर, और इसके वेक्टर को हम वेक्टर p से डिनोट करेंगे। यदि हम कहें कि इस डाइपोल मोमेंट का मान कितना होगा, तो यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट का जो संख्यात्मक मान है, जो उसका अंकिक मान है, वो इन दोनों में से किसी एक आवेश और इस डाइपोल की लंबाई यानी कि 2a के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाएं तो यदि p की दिशा में इकाई सदिश का मान p कैप है, तो वेक्टर p इज इक्वल टू हमारा q इंटू 2a इंटू p कैप, ये इसकी वेक्टर रूप है। तो इस तरीके से ये हमारा विद्युत द्विध्रुव और उसका द्विध्रुव आघूर्ण है। इसका हम मात्रक भी कूलाम मीटर, ये इसका मात्रक होगा। और जब हम जैसे सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो बहुत से अणु हमारे ऐसे भी हैं जिनमें एक से ज़्यादा डाइपोल होते हैं, जैसे कि हमारा पानी का अणु है H2O, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2। लेकिन इन दोनों में एक अंतर है, वो अंतर ये है कि यहाँ दो हाइड्रोजन के धनायन ऑक्सीजन के दो ऋणायन के साथ मिलकर के एक एक आयन मिलकर के दो डायपोल बनाते हैं, और दोनों डायपोल में आप देख रहे हैं इस डायपोल की जो दिशा है वो माइनस से प्लस की ओर इस तरीके से, और इस वाले डायपोल की दिशा इस तरह से होगी। और हम देखते हैं कि पानी के भीतर जो ये दो डायपोल मोमेंट हमको दिखाई दे रहे हैं, दो द्विध्रुव आघूर्ण दिखाई दे रहे हैं जिनका मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच में एंगल 180 डिग्री ना हो करके एक दूसरे के विपरीत या एक सीधी रेखा में ना हो करके लगभग 100 डिग्री के आसपास 104 के करीब डिग्री से होता है। और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन का जो पॉजिटिव
4 आयन्स हैं, उनमें से दो दो आयन मिलकर के 2 ऑक्सीजन के ऋणावेश के साथ और दूसरे 2 दूसरे ऑक्सीजन के ऋणावेश के साथ एक डाइपोल बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 डाइपोल हमको दिख रहे हैं। यहाँ इस डाइपोल की जो दिशा है वो माइनस से प्लस की ओर इस दिशा में, और इसके लिए इस दिशा में है। और कार्बन डाइऑक्साइड में देखा जाता है कि दोनों ही डाइपोल कोलिनियर होते हैं, एक ही संरेखी होते हैं। तो हर डाइपोल एक ही तरीके से तो हर परमाणु में डाइपोल हमेशा एक ही प्रकार से संरेखित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। आप देखिए यहाँ पर यदि हम डाइपोल का परिणामी देखें तो दोनों विपरीत दिशा में हैं और समान परिमाण के हैं, इसलिए दोनों को जोड़ने पर टोटल मोमेंट 0 बैठेगा। जबकि यहाँ एक कोण पर है, इसलिए अगर हम इसके कंपोनेंट तोड़ करके रिजल्ट नहीं निकालेंगे तो परिणामी P जो होगा वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि बहुत से अणु ऐसे हैं जिनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है और बहुत से का 0 नहीं होता। जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वहाँ किस तरह से ये प्रभावित होते हैं, आइए इसको समझते हैं। यानी कि जब किसी डाइपोल को, किसी इस तरह के द्विध्रुव को हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, आइए समझते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि एक समान तीव्रता का एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें कि एक डाइपोल ए बी रखा हुआ है और उसका केंद्र O है। और आप देख रहे हैं कि डाइपोल का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो ऋण से धन की ओर, माइनस से प्लस की ओर, नीचे की ओर होगा। ये इसका वेक्टर है P। और यदि ये P इस विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है तो उस स्थिति में आप देखिए, हमने पीछे पढ़ा था कि किसी विद्युत क्षेत्र में अगर धनावेश रखा हुआ है तो उस पर एक बल कार्य करेगा क्षेत्र की दिशा में। तो धनावेश पर बल इस दिशा में होगा F = EQ, ये इसका परिमाण लिखा है मैंने। और उतना ही बल आप देखिए दूसरे आवेश पर भी लगेगा, लेकिन वो ऋणावेश है इसलिए क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो ये बल हो जाएगा F = ये भी EQ। और आप देख रहे हैं अब डाइपोल पर 2 बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स है वो तो है 0, लेकिन ये भी देख रहे हैं आप कि दोनों बल एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं और इनके बीच की लंबवत दूरी चित्र में आप देख रहे हैं कि अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो उस स्थिति में डाइपोल की अगर लंबाई 2a है तो ये लंबाई a हो जाएगी। तो उस स्थिति में ये a sin थीटा होने की वजह से टोटल पूरी लाइन आपकी ये 2a sin थीटा को प्रदर्शित करेगी। और हम यहाँ पर पीछे जानते ही हैं कि यदि 2 बराबर बल किसी केंद्र के सापेक्ष एक दूसरे के सिस्टम को एक दूसरे के साथ एक ही दिशा में घुमाने का प्रयत्न करें तो वो बल युग्म में बदल जाता है। और यहाँ पर बल युग्म हमको साफ दिख रहा है, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी और बलों के बीच लंबवत दूरी। और इसको आप सॉल्व करके देखिए, बल तो हमारा हो गया F और इनके बीच की लंबवत दूरी हमको दिख रही है 2a का sin थीटा कंपोनेंट, यानी कि ये 2a sin थीटा था ये, तो 2a sin थीटा। और F हमने देखा है EQ, तो EQ × 2a sin थीटा। और जो Q × 2a फैक्टर है वो हम पीछे हमने डिफाइन किया, ये इस डाइपोल का अपना मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है जिसको हमने P से प्रदर्शित किया था। तो ये बन गया PE sin थीटा। तो किसी भी सिस्टम को जो कि डाइपोल है उसको जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो निश्चित रूप से उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है और उसका मान उस द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दोनों के बीच के कोण पर डिपेंड करता है। और इस आधार पर हम देख रहे हैं कि डाइपोल घूर्णित हो जाएगा और घूर्णित होकर के थोड़ी देर में क्या होगा कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही अलाइन हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थापित हो जाएगा। और उस स्थिति में P की दिशा E की दिशा के अनुकूल हो जाएगी। और जब अनुकूल हो जाएगी तो आप देखेंगे जो दोनों बल लग रहे थे वो ठीक एक दूसरे के विपरीत दिशा में आकर के फिर दोबारा से कैंसिल होंगे और बलाघूर्ण समाप्त हो जाएगा, पिंड का उसका घूमना बंद हो जाएगा। यहाँ से हम जो P है देखिए इसको भी डिफाइन कर सकते हैं इस बलाघूर्ण के पदों में। हम देख रहे हैं P = है τ/E sin थीटा। इसका मतलब है कि अगर हम E का मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम कर दें और थीटा का मान 90 डिग्री यानी कि डाइपोल को ठीक क्षेत्र के लंबवत रखें तो डाइपोल का जो मोमेंट होगा वो ठीक τ के इक्वल होगा। इसका मतलब किसी डाइपोल का मोमेंट किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस पर लगने वाले बल युग्म के ही बराबर होता है जब वह एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। और आप इस स्थिति में देख रहे हैं कि अब ये हमारा डाइपोल घूम करके अलाइन हो गया। अगर ये विद्युत द्विध्रुव यहाँ तो हमने एक समान तीव्रता के क्षेत्र में रखा है, लेकिन अगर इसको हम एक असमान तीव्रता वाले क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में रखते जहाँ क्षेत्र एक
सिरे से दूसरे सिरों की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ई ज़्यादा है और यहाँ पर ई थोड़ा कम है। और उस स्थिति में हम डाइपोल को रखें, ये हमारा मान लीजिए घूर्णित होने के बाद डाइपोल आपका ये घूर्णन के बाद ये स्थिति बन चुकी है ए बी, जिस पर ये ऋणावेश और ये धनावेश है। तो आप देखिए अब की बार कि डाइपोल के ऋणावेश पर जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल है F = EQ होगा, और जो धनावेश पर क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल होगा F = EQ। दोनों में अंतर होगा। और यहाँ दिखाई दे रहा है कि चूंकि यहाँ क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए ये बल ज़्यादा होगा, ये बल कम होगा। इसलिए डाइपोल पर लगने वाला कुल बल, परिणामी बल शून्य नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर हमको शून्य दिखाई दिया था, यहाँ शून्य ना होकर के F जो है वो अपने आप में एक फाइनाइट वैल्यू लिए हुए होगा, और उसकी दिशा इसके आधार पर तय होगी, क्योंकि इसका मान ज़्यादा है। इसका मतलब परिणामी बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में आरोपित हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये डाइपोल अब छोड़ते ही, घूमने के बाद छोड़ते ही ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिशील हो जाएगा, यानी कि कम क्षेत्र से ज़्यादा क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाएगा। अगर हम इसको उल्टा रखते, यानी कि धनावेश इस दिशा में और ऋणावेश इस दिशा में, तो उस स्थिति में आप खुद इसका एनालिसिस करिए और आप पाएंगे कि अब की बार ये क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो जाएगा। और आपको अगर ध्यान हो, पीछे हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया था कि कंघे को बालों से रगड़ने के बाद जब हम किसी कागज़ टूटे हुए टुकड़ों, तिनके या कागज़ के पीस के पास हम लाए थे, तो वो कागज़ का पीस इसकी ओर खिंच गया था। तो उसका कारण था कि जब कंघे पे हमने बालों से रगड़ा था तो कंघे पर ऋणावेश आ गया था। तो प्रेरण के कारण आप देखिए यहाँ पर धनावेश और उसकी दूसरी दिशा में कागज़ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। ये हमने पीछे डिस्कस किया था। अब कंघे पर ऋणावेश है तो यहाँ पर इसका जो बल रेखाएं होंगी, क्षेत्र रेखाएं होंगी, वो यहाँ इसकी ओर आती हुई प्रतीत होंगी। और हम देख रहे हैं कि पास क्षेत्र ज़्यादा होगा, दूर क्षेत्र कम होगा। इसका मतलब यहाँ क्षेत्र ज़्यादा है और यहाँ क्षेत्र कम है। तो आप देखिए ये जो डाइपोल है आपका, ये किस तरह से रखा हुआ है। इस डाइपोल की दिशा, कागज़ में जो डाइपोल बन चुका है उसकी दिशा क्षेत्र की दिशा में है। और यहाँ जिस तरह से हमने देखा था कि जब डाइपोल को, जिसके की डाइपोल की दिशा थी ये, और इसको हमने वाई क्षेत्र की दिशा में रखा था, तो ये कम क्षेत्र से ज़्यादा क्षेत्र की ओर गतिशील हो गया था। तो ज़रा यहाँ कंपेयर करना, यहाँ भी वही स्थिति बन रही है कि डाइपोल के पी की दिशा क्षेत्र की दिशा में है, तो ये कम क्षेत्र से ज़्यादा क्षेत्र की ओर, इसका मतलब इधर से इधर की ओर मूव करेगा। और जब करेगा तो हम कहेंगे ये कंघे से आकर्षित होगा, और यही होता। तो यहाँ कारण यही था कि वहाँ कागज़ के टुकड़े इस कंघे के कारण जो उत्पन्न असमान क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रहने के कारण उन पर परिणामी बल शून्य नहीं होता, जिसकी वजह से वो कंघे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र में रखते ही डाइपोल पहले तो घूर्णित होगा, और घूर्णित होने के बाद अगर एक समान क्षेत्र है तो परिणामी बल के कारण वहीं रुक जाएगा, और अगर असमान क्षेत्र है तो क्षेत्र की दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में उस आधार पर गतिशील हो जाएगा कि पी की दिशा ई की दिशा से किस प्रकार वहाँ पर उपस्थित है। अब जैसे कि ये आप विद्युत हमने द्विध्रुव देखा जिसमें कि दोनों एक धनावेश एक ऋणावेश। इसका मतलब है कि टोटल चार्ज तो इस पर 0 है, तो इसका मतलब है इसके कारण विद्युत क्षेत्र नहीं होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण है तो वहाँ ऋणावेश के कारण भी उत्पन्न होगा। लेकिन चूंकि विद्युत क्षेत्र की दिशाएं वहाँ भिन्न भिन्न होंगी, इसलिए परिणामी शून्य नहीं होता। और इसी कारण से हम कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके चारों तरफ हर बिंदु पर कुछ ना कुछ क्षेत्र उपस्थित रहता है। तो किसी स्थान पर कितना क्षेत्र होगा, यहाँ हम देखिए 2 केस लेते हैं। नंबर 1, पहला इसकी अक्षीय स्थिति में लेते हैं। मान लीजिए इसकी अक्षीय स्थिति में इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो वहाँ आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं और दिशाओं के आधार पर कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हम P पर हम देख रहे हैं कि A बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1/, हमने पढ़ा था 4πε0 के किसी बिंदु आवेश के कारण, और Q है इसका Q अपॉन, और दूरी हो जाएगी यहाँ से वहाँ तक की r+a, तो r+a का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा होगी आपकी बात धनावेश है इसलिए इससे दूर की ओर, यानी कि a से p की ओर, ये इसकी दिशा होगी a to p। इसी तरीके से आप b के कारण कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे अब की बार Q अपॉन r-a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऋणावेश है इसलिए अपनी ओर, तो ये EB हो जाएगा, यानी कि P to B। और स्पष्ट है
कि दोनों इस बिंदु पर दोनों क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए परिणामी क्षेत्र जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, ई ए डिफरेंस ई बी। दिशाओं के आधार पर हम कैलकुलेट करेंगे, और चूंकि ए बिंदु इससे दूर है इसलिए ई ए का मान कम होगा, इसलिए परिणामी क्षेत्र आपका ई बी माइनस ई ए होगा। और आप इसको अगर सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के, कॉमन लेकर के, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2r इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और q हमारा ऑलरेडी है वहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि q इंटू 2a जो है वो डाइपोल मोमेंट है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2rp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये किसी भी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी डाइपोल के कारण। लेकिन आप अगर इसकी निरक्षीय स्थिति में निकालना चाहते हैं, यानी कि इसकी विषुवतीय स्थिति में, मान लीजिए इसके लंबवत कोई एक रेखा है और उस पर कोई पॉइंट P है जिसकी कि केंद्र से दूरी r है, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि A के कारण एक क्षेत्र बनेगा अपने से दूर की ओर, तो वो हो जाएगा आपके EA, और B के कारण बनेगा ऋणावेश है इसलिए अपनी ओर, तो ये होगा आपका EB। और परिमाण में आप देखिए दोनों दूरी चूँकि बराबर हैं तो EA और EB के जो मान होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अब रही बात दिशाओं की, आप देखिए दोनों दिशाएं एक दूसरे से किसी कोण बना रही हैं, और वो कोण आपके जो आधार कोण यदि यहाँ पर थीटा बन रहा है तो आप देखिए यहाँ पर क्षैतिज लाइन खींचने पर आप पाएंगे कि ये कोण भी थीटा ही होंगे। तो उस स्थिति में आप घटक तोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका EA cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका EB cos थीटा, जिसको हम EA cos थीटा ही कह सकते हैं क्योंकि EB EA बराबर है। और इसी तरीके से दूसरा घटक ये EA sin थीटा, और ये नीचे EB sin थीटा। और आप देख रहे हैं कि EX जो होगा हमारा एक्स अक्ष पर परिणामी घटक, क्योंकि जब हम घटक तोड़ चुके तो अब परिणामी एक्स अक्ष पर ये दोनों एक ही दिशा में हैं, और EB EA के इक्वल है तो दोनों जुड़ करके हो जाएंगे 2EA cos थीटा। जबकि वाई अक्ष पर आप देख रहे हैं दोनों विपरीत दिशा में हैं तो घटेंगे, और घटने की वजह से EA और EB समान है इसलिए 0 हो जाएंगे, तो परिणामी क्षेत्र हमारा 2EA cos थीटा ही रह जाएगा। और आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, EA का मतलब है A के कारण क्षेत्र, तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आवेश हमारा Q अपॉन दूरी हो जाएगी ये, और ये दूरी होगी चूँकि ये R है ये A है, तो पाइथागोरस थ्योरम से R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू, और cos थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो यहाँ A अपॉन अंडर रूट में, तो A अपॉन अंडर रूट में करेंगे तो यहाँ इसकी पावर इसमें जुड़ करके 3/2 हो जाएगी। और आप फिर से देख रहे हैं Q2A ये आपका कंबाइंड कर दें तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ये आपका डाइपोल मोमेंट P बन गया, तो P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2। ये लंबवत स्थिति में, विषुवतीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यहाँ आप दोनों स्थितियों में देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान P पर डिपेंड कर रहा है, डाइपोल के अपने मोमेंट पर। और अगर ये डाइपोल का जो साइज़ है यानी कि 2A ये बहुत छोटा हो, और जो R है जिस पर हम ज्ञात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र का मान वो बहुत ज़्यादा हो, उस स्थिति में हम 2A की वैल्यू R के सामने यानी कि R के कंपैरिजन में A को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो आप देखिए कि अक्षीय स्थिति में जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा वो यहाँ नीचे R स्क्वायर के सामने A स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा R4, और एक R से कैंसिल होकर R3, तो हमारा रिजल्ट रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ऊपर रह जाएगा 2P और नीचे हो जाएगा R3। और जो लंबवत स्थिति है, निरक्षीय स्थिति है या विषुवतीय स्थिति है, उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर देखिए A को छोड़ दें हम तो R स्क्वायर की पावर 3/2 से R³ रह जाएगा, तो P अपॉन R³। यानी कि आप देखिए जो सामान्य हम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ते थे वो हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि वहाँ क्षेत्र R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक दर से तेज़ी से घटता था, लेकिन डाइपोल की वजह से वो और भी तेज़ी से घट रहा है। और यही कारण है कि जो प्रभाव धनावेश के कारण बनेगा वो ऋणावेश के कारण भी वहाँ पर संयुक्त रूप से बनेगा, तो इसलिए और तेज़ी से घटने के कारण ये विद्युत क्षेत्र डाइपोल के कारण बहुत जल्दी शून्य हो जाता है। और स्पष्ट है कि दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपातिक होता है, और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट है कि डाइपोल के अपने मोमेंट पर डिपेंड करता है।
आप इस फॉर्मूले से स्पष्ट देख रहे हैं कि अगर मैं डाइपोल को यहाँ इस स्थिति में रख रहा हूँ और डाइपोल बहुत छोटा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी ये होगी। लेकिन अगर इस डाइपोल को मैं थोड़ा सा 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो उस स्थिति में ये बिंदु इसकी अब अक्षीय स्थिति में आ जाएगा, और अक्षीय स्थिति में क्षेत्र होता है 2p/r³। तो स्पष्ट है कि उसी बिंदु पर डाइपोल को मात्र घुमाने से ही वहाँ क्षेत्र का मान पहले से ठीक 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से डाइपोल भी अपना क्षेत्र निर्धारित करता है। चलिए, तो हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में इस तरह से काफ़ी जानकारी ली। तो इस तरीके से हमने या तो एकल आवेश के कारण या आवेशों के निकाय के कारण उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की गणना करी, उसकी जानकारी ली। लेकिन आप कल्पना करिए कि अगर वो आवेश किसी, मान लीजिए, रेखीय रूप में किसी सतह पर बटा हुआ है या किसी ऐसी बॉडी पर उसके पृष्ठ पर बटा हुआ है, फैला हुआ है, या किसी बॉडी के पूरे आयतन में वितरित है, तो उस स्थिति में उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की गणना हम कैसे करेंगे? वो बॉडी नियमित आकार की भी हो सकती है, अनियमित आकार की भी हो सकती है, या उस पर जो आवेश का वितरण है वो एक समान रूप से भी हो सकता है और असमान रूप से भी हो सकता है। तो इस तरह के सिस्टम या इस तरह के बॉडी के लिए जो इस तरह से आवेशित है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की गणना हम एक नियम से करेंगे, और वो नियम है गॉस नियम, और उसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका जो बेसिक हम यूज़ करेंगे वो ये है कि जब इस तरीके से आवेश किसी रेखीय या पृष्ठ पर या पूरे आयतन में वितरित होगा, तो वहाँ हम आवेश को अलग अलग कंसीडर करने की बजाय हम वहाँ पर आवेश के घनत्व को कंसीडर करेंगे। और यदि वो आवेश वहाँ रेखा के रूप में बटा हुआ है तो हम रेखीय घनत्व की बात करेंगे, रेखीय घनत्व को कंसीडर करेंगे। और रेखीय घनत्व का मतलब है कि एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, उसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। अगर वो आवेश किसी सतह या पृष्ठ पर बटा हुआ है तो हम पृष्ठीय घनत्व की बात करेंगे, और पृष्ठीय घनत्व उस बॉडी के किसी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा होगी, और इसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। और इसी तरीके से अगर वो पूरी बॉडी के आयतन में वितरित होगा तो हम वहाँ पर आयतन घनत्व का इस्तेमाल करेंगे, आयतन घनत्व के आधार पर गणना करेंगे, और वो घनत्व होगा उस समय एकांक आयतन पर वितरित आवेश, इसको हम रो से डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से आवेश के वितरण के घनत्व के आधार पर हम उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो चलिए अगली बार इसी गॉस नियम को लेते हैं और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी इसी गॉस के नियम की सहायता से हल करने का प्रयास करेंगे।